हेलो बच्चों, आज फिर से आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हो गए हैं। आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर शुरू। तो क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग चैप्टर भी शुरू कर रहे हैं और आपको जितने भी साइंस के चैप्टर मिलेंगे वो सारे आराम आराम से धीरे धीरे हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आज हम शुरू करने वाले एक चैप्टर, तो आप साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह सब करवाएंगे और पूरा चैप्टर को, पूरा थ्योरी को समझाएंगे। तो आपने साथ साथ हमारे कर लेना है, नोट्स बना लेना है, तो नोट्स साथ साथ बनाते रहना भाई। ठीक है, जैसा कि आपको इसके ऊपर दिख रहा होगा, लिखा हुआ कि कौन सा चैप्टर शुरू कर दिया हमने, वो है वर्क, एनर्जी और पावर। तीन अलग अलग टर्म्स आपको देखने को मिल रही है। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इन्हीं टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करेंगे कोई भी, और आप भी आराम आराम से चीज़ें सीखेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वर्क से। अभी हम ये देखेंगे कि काम क्या होता है, क्या वास्तव में काम हम कर रहे हैं कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम ध्यान से समझेंगे कि काम किसे कहते हैं। देखिए, हम बेसिकली जब भी हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने इतना काम कर लिया है, हमने इतनी चीज़ें कर ली हैं। किसी चीज़ को खींचा तब भी हम कहते हैं कि हमने इतना काम किया, हमने बल लगाया, हमने ये कर दिया। तो हम क्या कहते हैं, बार बार हर बात पे क्या करते हैं, हमने काम किया, काम किया, काम किया। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे कि काम एक्चुअली में होता भी है कि नहीं होता है, उसके कई नियम हैं, क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो काम के बारे में बता दूं भाई। देखो, काम क्या होता है, आराम से समझो, कुछ भी नहीं। एक बार थ्योरी समझ में आ गया तो इससे जुड़े सारे क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, समझ में आ जाएंगे। देखिए, जैसे कोई बॉक्स लिया, क्या लिया, बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स के ऊपर आपने लगा दिया बल। क्या लगा दिया बच्चों, बल लगा दिया। देखें, ऐसे बल लगाया। जैसे ही आपने इसके ऊपर बल लगाया, जैसे ही आपने इसके ऊपर बल लगाया, बल लगाते ही ये वस्तु थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकना शुरू कर देगी। इधर इस दिशा में, यहां इस दिशा में खिसकेगी, खिसक गई है। थोड़ा बल लगाया तो क्या हो गया, यहां खिसक गई है। मान लीजिए ये एस या ds, ठीक है, इसके अंदर विस्थापन हुआ, ऐसा मान के चलें, ऐसा मान के चल सकते हैं। विस्थापन क्या हो गया है, विस्थापन हो गया। ठीक है, किसकी वजह से, बल लगाने की वजह से। किसकी वजह से हुआ, बल लगाने की वजह से। तो यहां एक चीज हमें समझ में आई, जब किसी वस्तु पे, ऐसा लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर बल लगता है, क्या लगता है, बल, उसकी अवस्था, अवस्था में बदलाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बदलाव। सिंपली भाषा में समझ लो भाई, बदलाव, ऐसा करके चलो, बदलाव आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। किसी भी वस्तु पर जब आप बल लगाते हैं तो हो सकता है कि उसकी अवस्था में बदलाव आ जाए, और जरूरी भी नहीं है कि ना भी आए, कोई जरूरी नहीं है कि वो आगे खिसके कि ना खिसके, कोई जरूरी नहीं है। तो वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो आपके द्वारा लगाए गए बल पर। अगर आपने कम बल लगाया है तो वो कम खिसकेगी, ज़्यादा लगा दिया है तो भाग भी जाएगी, धक्का मार दिया और भी ज़्यादा बल लगा दिया तो खिसक जाएगी, और बिल्कुल कम लगाया है तो ना भी हिले, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम यही केस पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे केस बनेंगे। तो आप देखें, किसी भी वस्तु पर अगर बाहर से कोई बल लगाया तो उसकी अवस्था में बदलाव आ सकता है। किस दिशा में लगाया ये भी आपको देखना पड़ेगा, कहाँ लगाया ये भी आपको देखना पड़ेगा, किस दिशा में उसमें विस्थापन हुआ ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, वर्क बेसिकली गुणनफल होता भाई। क्या होता है, गुणनफल। किसका, बल का, बल और विस्थापन का। किसका बच्चों,
बल और विस्थापन का। एक बार आपको थ्योरी समझ में आया, कहानी समझ में आ गई, तो इसके जुड़े सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। गुणनफल क्या होगा बच्चों? ये बल का और विस्थापन का गुणनफल होगा। क्या होगा? देखो, वर्क को W से लिखा जाता है और इसको बल को लिखा जाता है F से, और इसको लिखा जाता है बच्चों, विस्थापन को कुछ भी लिख सकते हैं, DS लिख सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा मिल सकता है आपको, जैसे कि dx। इस प्रकार से आप लिखा मिलेगा आपको dx, आपको मिल सकता है ds भी। तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, यहाँ पे s भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधा s भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो आप एक बार समझ गए ना कि वर्क होता क्या है, बस फिर बात खत्म होगी। ठीक है, तो ये बल की जो दिशा रहेगी वो इस दिशा में भी हो सकता है। ठीक है, जो बल है इस दिशा में हो सकता है, जरूरी नहीं है इसमें हो, ऊपर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो बल की दिशा आपको देखनी है, तो उस बल की दिशा के ऊपर ही आपका काम होगा, बल की दिशा के ऊपर ही आपका काम होगा। देखिए, मान के चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई वस्तु है और इस पे लगा है बल इस दिशा में। क्या लग गया है? बल इस दिशा में, और इस वस्तु का जो विस्थापन है वो भी इसी दिशा में हो गया है। मान लो इसके ऊपर बल लगाया और इसी दिशा में वो वस्तु चली गई है, और वो यहाँ से यहाँ तक चली गई है, वो भी ds डिस्टेंस को पूरा करके, विस्थापन को कवर करके चली गई। मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी थी, बल लगाया, यहाँ चली गई, बस सिंपल लॉजिक है, बल लगाया यहाँ पहुँच गई। ठीक है, किसकी वजह से पहुँची? बल लगाने की वजह से, मतलब फोर्स लगाने की वजह से पहुँच गई इसी दिशा में। ये F इसी दिशा में है, और ये ds यहाँ से चल रहा था और इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। मतलब जो विस्थापन है ना बच्चों, वो भी इसी दिशा में है, विस्थापन भी क्या है? इसी दिशा में। तो अलग अलग केस बन रहे हैं। पहला केस क्या है? ऐसा पढ़ सकते हैं, केस नंबर 1 पढ़ सकते हैं कि भाई जिस दिशा में बल लग रहा हो और उसी दिशा में विस्थापन भी दिख रहा है, तो उसी दिशा में क्या दिखा आपको? विस्थापन। ऐसी दिशा में इन दोनों के बीच में देखो किसी प्रकार का कोई भी कोण नहीं बनेगा, क्योंकि जो आपका वर्क है, तो वर्क का जो पूरा इक्वेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है F डॉट ds cos थीटा। क्या? cos थीटा। अब ये cos थीटा की कहानी देखिए, पहले सिंपली इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हिसाब से ऐसा लिखा गया, भाई dx इस दिशा में हो, ds इस दिशा में हो, और आपके बल की दिशा ये हो F, और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा हो, कोण। क्या बन रहा हो? कोण बन रहा हो, ऐसा मान के चलो भाई। देखो ऐसे, तो इस दिशा को क्या लिखेंगे? F d थीटा। ठीक है, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ cos थीटा लिखते हैं, F cos थीटा ऐसा लिखते हैं। और जिस डायरेक्शन में थीटा नहीं दिख रहा, क्योंकि ये तो इसी दिशा में जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, जिस दिशा में जाता है उधर लिखते हैं थीटा। और जिस दिशा में बल जा नहीं रहा, जैसे इधर नहीं जा रहा है तो इधर ही जा रहा है, थोड़ा सा एंगल बना के बेशक जा रहा है, लेकिन जा रहा है इसी दिशा में। इसमें ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, और इसी दिशा में धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है हमारा बल। तो इस दिशा में होता है F sin थीटा। तो इस दिशा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस दिशा में जा रहा, तो हम लिख सकते हैं इसको F cos थीटा। दोनों एक ही दिशा में है, तो इसी दिशा को लिखा जाता है F cos थीटा डॉट ds। इसको लिखते हैं वर्क। क्या लिखते हैं बच्चों? वर्क। आराम आराम से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार आपको कहानी समझ में आई तो फिर कोई डाउट रहेगा नहीं, फिर इससे जुड़े न्यूमेरिकल आप देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा, बहुत ज़्यादा आसान। तो हम आ गए थे इस केस पे, तो ये एक ही दिशा में है। तो पहला केस क्या है कि ये जो थीटा आप देख रहे हो, ये थीटा बिल्कुल इसी के ऊपर ये लाइन अगर आ जाए फोर्स वाली, तो क्या होगा? ये फोर्स वाली जो लाइन है ना, देखो ये जो लाइन है dx की, और इसी लाइन के ऊपर फोर्स आ जाए, मतलब
फोर्स भी इधर, ds भी इधर, एक ही दिशा में आ जाए तो थीटा यहाँ पर आ जाता है 0। क्या आ जाता है बच्चों? 0। थीटा क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ऐसा होने पे क्या होगा? देखिए, ऐसा होने पे क्या होगा? थीटा अगर 0 हो जाए तो दोनों एक ही दिशा में आ जाएंगे, थीटा हो जाएगा 0, तो हमारा वर्क का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा F डॉट ds cos थीटा, थीटा की जगह पे 0, और cos 0 ट्रिग्नोमेट्री में 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखा जाता है बच्चों F डॉट ds, तो ऐसा लिखा जाएगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वर्क किसके बराबर होगा? F डॉट ds के बराबर। आ गया समझ में? तो इसका मतलब जो कार्य जो होता है, कार्य एक ऐसी इकाई है जो किसी भी वस्तु के विस्थापन के लिए लगाए गए फोर्स से पैदा होती है। किसी भी वस्तु पे बल लगाया, जैसे किसी को आपने खींच लिया, किसी पे धक्का दे दिया, तो जो वस्तु में बदलाव आता है ना, उसकी डिस्टेंस में जो बदलाव आ रहा है, तो वो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो वर्क के बराबर होगा। समझ में आ गया? तो उसका पहला केस हमने कर लिया। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव वर्क। कौन सा वर्क कहते हैं? पॉजिटिव, धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य क्या कहते हैं बच्चों? धनात्मक कार्य, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में हमने बल लगाया किसी वस्तु पे, जैसे ये वस्तु थी, इस पे बल लगाया। दूसरे केस में हम पढ़ते हैं कि ये वस्तु है और इस पे हमने लगा दिया बल, इधर बल लगाया, और उस वस्तु की वजह से हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में विस्थापन पैदा हो जाता है। कई बार हम बल लगाने की कोशिश उधर करते हैं, हम खुद पीछे खिसक जाते हैं। वो कारण क्या होता है? अपोजिट दिशा में उसका रिएक्शन मिलता है, हमें विस्थापन मिलता है। तो विस्थापन देखिए, बल आपने इधर लगाया और उसका जो विस्थापन हुआ वो उस वस्तु का इस दिशा में हो गया ds, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया? 180। तो वर्क किसके बराबर हो गया? F डॉट ds कोस 180 डिग्री। कितना हो गया? 180, और cos 180 की वैल्यू होती है बच्चों -1। तो यहाँ जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा। क्या होगा बच्चों? नेगेटिव वर्क डन। क्या होगा? नेगेटिव वर्क डन। इसको बोला जाता है नेगेटिव वर्क डन। आ गया? नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, ऋणात्मक कार्य जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ऋणात्मक कार्य। क्या कहेंगे? ऋणात्मक कार्य बोल लेंगे। आ गया समझ में? समझ में आ रहा होगा, है ना? तो इसको ऋणात्मक कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ऋणात्मक कार्य। क्लियर हो गया? आ गया? इसको ऋणात्मक कार्य। तो कार्य प्लस भी है, कार्य माइनस भी है। अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी कंडीशन कहती है, अभी ये जो वर्क है ना, देखिए ये जो वर्क है, अभी इस बॉक्स के ऊपर हमने थोड़ा सा बल लगाया। क्या लगाया? बल। तीसरा केस क्या कहता है? जैसे ये वस्तु है और ये बहुत भारी, जैसे हम किसी भारी वस्तु को लो तो हम कितना ही दम लगा लें उसके ऊपर, वो हिल नहीं रही है। जैसे अगर मैं इसी दीवार के ऊपर बल लगाऊं तो ये दीवार हिलेगी नहीं मेरे से, तो इस दीवार में कोई विस्थापन तो है नहीं। बल तो मैंने लगाया, F बहुत ज़्यादा लगाया, लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन ये हिली नहीं। ठीक है, इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ मतलब उसमें जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसी अवस्था में जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? जीरो हो गया है, तो क्या होगा? जीरो डिस्प्लेसमेंट होने से क्या होगा? F डॉट ds, है ना, ये जीरो हो गया, तो ये तो जीरो नहीं है, लेकिन इसका वर्क डन का टोटल हम करेंगे ना, तो वर्क बराबर आ जाएगा F डॉट जीरो। तो मतलब हम जीरो मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? उसको जीरो मान के चलेंगे। इसको क्या मान के चलेंगे? जीरो। तो ऐसी अवस्था में जो हमारा वर्क आया वो क्या वर्क है? जीरो वर्क डन। इसको कहेंगे जीरो वर्क डन। क्या कहेंगे बच्चों? जीरो वर्क डन। और इसको बोला जाता है नो वर्क, कोई कार्य ही नहीं हुआ।
जहां डिस्प्लेसमेंट नहीं वहां कार्य कैसे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये किसकी वजह से, विस्थापन ना होने की वजह से। बल लगाया, चीज में विस्थापन नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई है, तो इस प्रकार के वर्क को हम क्या कहते हैं, जीरो वर्क डन। तो हमने देखा 3 प्रकार के वर्क हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं, 3 प्रकार के वर्क यहाँ पे हमने पढ़ लिए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी चीजें, और कुछ खास मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ एक ही बात याद रखें, किसी भी वस्तु के ऊपर जब हम बल लगाते हैं तो वो अपनी जगह या तो बदलेगी, या तो सामने जाते जिस तरफ बल लगाया उधर चली जाएगी, या बल लगाने की वजह से बाउंसिंग बैक भी हो सकती है, पीछे की तरफ भी आ सकती है, जरूरी नहीं है। स्प्रिंग की तरह ऐसे पीछे आ गया, आपने बल लगाया आगे, स्प्रिंग आया पीछे, जंप लगाकर। कुछ इसी प्रकार से आगे हम तीसरे कंसेप्ट पे जाते हैं, तो वहाँ पर जब हमने बल लगाया तो किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वो केस ये था, तो वहाँ पे वर्क डन नहीं माना जाएगा। तो कार्य किसके बराबर होता है, बल गुना विस्थापन, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। अब बात आ गई इसकी राशि की, किस प्रकार की राशि है, स्केलर है, वेक्टर है, सदिश है, क्या बोलते हैं इसको। देखिए जो वर्क है ना, देखो ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। हालांकि फोर्स एक सदिश राशि है, ठीक है, और ds जिसको हम विस्थापन कह रहे हैं ये भी एक सदिश राशि है। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट जो है, गुणनफल जो है, वो क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, इन दोनों का गुणनफल क्या है, अदिश राशि है बच्चों। ठीक है, तो वर्क के बारे में अगर पूछा जाए कि वर्क किस प्रकार की राशि है, तो हम कहेंगे अदिश राशि है। क्या कहेंगे, अदिश राशि। और इसकी अगर इकाई की बात करें, वर्क की इकाई क्या होगी, देखो ऊपर लिख देता हूं, ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, साथ साथ नोट्स बना लो, आ गया होगा समझ में। ठीक है, देखिए वर्क जो होता है ना हमारा, जो वर्क जो होता है, वर्क जो होता है ना, वर्क की इकाई जो होती है, इकाई जो होती है बच्चों, वर्क की इकाई होती है जूल। क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। ऐसे लिखा जा सकता है, जूल होती है। ठीक है, जूल, जूल। दूसरा हमारा वर्क का फार्मूला होता है F.ds। फोर्स की न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की होती है बच्चों मीटर। तो इसकी एक यूनिट और बन गई है, न्यूटन मीटर। ऐसा भी लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर। क्या लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर। क्या लिख सकते हैं बच्चों, न्यूटन मीटर। बात समझ में आई, इसको न्यूटन मीटर भी बोला जा सकता है। अब न्यूटन मीटर हो गया। अब बल की दिशा और देखें थोड़ा सा, कि बल की दिशा को कैसे लिखा जा सकता है। बल की दिशा और देखो, जैसे आपने किसी बॉक्स के ऊपर, यहाँ बॉक्स रखा हुआ है, मान लो ये बॉक्स है कोई, और इसके बॉक्स के ऊपर इधर से आपने बल लगाया, और इसी दिशा में आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन भी। साथ में इसी फोर्स की दिशा थोड़ी सी ऊपर की तरफ कर दो, किसी थीटा बनाकर, कुछ इस प्रकार से। जैसे ये आपने देखा होगा, कई बार हम सामान को खींचते हैं, जैसे हमने किसी रस्सी से बांधा, तो रस्सी को ऐसे बांधा हुआ और ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, बल ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन उसका विस्थापन नीचे नीचे आ रहा है, कुछ इस प्रकार से। जैसे ये कोई वस्तु है, वस्तु, और इसको रस्सी से हमने यहाँ से पकड़कर खींचा हुआ है ना, तो फोर्स तो यहाँ लगा रहे हैं, वस्तु इधर आ रही है, विस्थापन हो रहा है, तो कुछ एंगल बना रही है। तो वस्तु का जो फोर्स है ना, ये फोर्स पर आधारित रहेगा, उसका विस्थापन फोर्स पर। तो ये फोर्स किस थीटा से बन रहा है, ये है मेन कहानी। ठीक है, थीटा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, तो उनके जरिए आप मतलब इसके न्यूमेरिकल वगैरह आप कर सकते हैं कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए कोई एक न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं। देखो, मान लीजिए किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है, कोई वस्तु मान के चलो, कोई वस्तु है, और उस वस्तु पर
5 न्यूटन का बल लगा, फोर्स कितना लगा बच्चों? 5 न्यूटन का, ठीक है। और उसमें विस्थापन जो हुआ, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं ds, और विस्थापन मान लो 3 मीटर का हुआ, तो उस पे लगने वाला होने वाला कार्य बताइए। विस्थापन कितना है? 3 मीटर, और बल कितना लगा? 5 न्यूटन। तो बल कितना हुआ? F डॉट डी एस होता भाई, ये वर्क कितना हुआ? F डॉट डी एस कितना हो गया? 5 गुना 3 कितना हो गया? 15 न्यूटन मीटर, 15 न्यूटन मीटर ऐसा क्या बोल सकते हैं, और या 15 जूल बोल सकते हैं, ठीक है। 15 जूल या 15 जूल ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल क्या आ सकता है बच्चों? जैसे यहाँ पे cos थीटा था, तो वो आपको थीटा की वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे थीटा की वैल्यू दे देगा कि इसी पे मान के देखो कि 5 न्यूटन का बल लगा और विस्थापन हो गया 3 मीटर, और थीटा जो हुआ, थीटा मान के चलो 0 मान लो, है ना। तो यहाँ पर cos वर्क की वैल्यू हो जाएगी F डॉट डी एस cos 0। तो फोर्स कितना है? 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 न्यूटन, और थीटा कितना है? 0। तो 0 पुट किया तो 1 हो गया यहाँ पे, तो 5 दिया 15, 15 जूल या 15 न्यूटन मीटर इसका यूनिट निकल सकता है। अब थीटा जो होता है, आपने बेसिक क्लासों में पढ़ा होगा, 30 डिग्री, है ना। थीटा कितना भी हो सकता है, 45, 60, 90, है ना। मान के चलिए इसी को तीसरा पार्ट और कर सकते हैं इसके न्यूमेरिकल का। मान के चलो कि जैसे ऐसा मान लो कि यही इसी को मान लो, इसी को एग्जांपल ले लो। 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 3 मीटर का उसमें डिस्प्लेसमेंट है, और इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो लग रहा है लगभग 90 डिग्री। थीटा कितना मान लिया? 90 डिग्री मान लिया। ऐसा मानने से क्या है, देखो बल तो लग रहा है ऊपर की तरफ, देखिए बल कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ, और उसका डिस्प्लेसमेंट है इस दिशा में। बल लग गया ऊपर, तो यहाँ जो थीटा बना वो कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री का। तो अब पूछ रहा है कि अब कितना वर्क डन होगा। उसमें क्या पूछ रहा है? अब कितना वर्क डन होगा। क्या पूछा बच्चों? अब वर्क डन पूछ रहा है बच्चों। तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन कितना हो, बताओ। देखिए F वर्क डन कितना हो गया? F डॉट डी एक्स, बिल्कुल आसान है। फोर्स कितना लगाया? 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? 3 मीटर का मान के चलो, और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ उसने कहा कि भी थीटा है 90 डिग्री, तो थीटा कोस 90 अगर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? 5 या 15 न्यूटन मीटर, और ये कितना हो गया? 90, कोस 90 0 होता है, तो टोटल वर्क डन 0 हुआ। तो नेट वर्क डन कितना हो गया बच्चों? 0 वर्क डन हो गया। क्या हो गया बच्चों? 0 वर्क डन हो गया। कितना हो गया है? 0 वर्क डन, क्योंकि कोस 90 कितना होता है? 0, कोस 0 1। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, उनकी वैल्यूज वगैरह भी आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ सकती है, लेकिन है बिल्कुल आसान, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फोर्स गुना में डिस्प्लेसमेंट, ये कहानी याद रखनी है। थीटा इसके साथ रखो, कॉस थीटा। अगर वैल्यू गिवन है तो इसका इस्तेमाल कर लो, अगर थीटा नहीं गिवन है तो आप सीधा वर्क किसके बराबर लिख देंगे? F डॉट डी एस। ये इसका बेसिक न्यूमेरिकल पार्ट है। कुछ समझ में आया? न्यूमेरिकल पार्ट इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और आपको सिर्फ थ्योरी समझना होगा। न्यूमेरिकल पार्ट जब होता है ना, तो उसकी थ्योरी को आपको समझना ही होगा। थ्योरी कैसे होगा? देखिए, कोई वस्तु है और किसी ऊंचाई पर रख दिया, जैसे 50 मीटर ऊंचाई पर किसी वस्तु को रख दिया गया है। 2 मीटर हाइट पर मान के चलो, 2 मीटर हाइट पर किसी वस्तु को रख दिया गया, ऐसा मान के चलो 2 मीटर हाइट पर किसी वस्तु को रख दिया। 50 किलो की कोई वस्तु है, ठीक है, 50 किलो की वस्तु। तो यहां पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा। ठीक है, किसी वस्तु को रख दिया गया है, रख दिया है ना, यहां पे रख दिया,
ठीक है। तो अब वर्क डन कितना होगा, तो एफ डॉट डी एक्स आपको करना पड़ेगा या डी एस करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखेंगे डी एस, अगर उसने ये बोला कि विस्थापन हो रहा है या रखा हुआ है, रखा हुआ है तो रखने का मतलब है कोई विस्थापन नहीं है, रखी हुई है दो, जैसे किसी चीज को उठाकर यहां रखा हुआ है तो विस्थापन नहीं है वहां। उसने कहा कि 2 मीटर ऊंचाई पर, 2 मीटर ऊंचाई पर, ऐसा मान के चलो 2 मीटर ऊंचाई पर वस्तु रखी हुई है, ऐसा बोल रहा है, वस्तु रखी है, रखी है, पहले से ही बोला नहीं है कि यहां से उठाई है वहां ले गई है, लेकर गए हैं हम लोग, रखी हुई है। तो क्या होगा, तो आपको पता है कितना हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए, ये डी एस, एम कितना है 50 किलो, एक्सेलरेशन आपको पता है 9.8, और डी एस डिस्प्लेसमेंट ये नहीं माना जाएगा, डी एस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि वस्तु पहले ही रखी गई है, मतलब उठाकर नहीं लेकर गए हैं, वो वस्तु इतनी ऊंचाई पर रखी हुई है और रखी हुई वस्तु रेस्ट पर, तो उसका विस्थापन नहीं बताया है यहाँ, ये 0 हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी 0 हो जाएगी। तो वर्क, टोटल वर्क डन 0, कुछ इस प्रकार से। अगर वो ये कहता है कि भाई यहाँ से नीचे से उठाकर यहाँ लेकर गए तो यहाँ पर 2 मीटर पुट कर देते। अगर वो कहता है बस वस्तु रखी नहीं गई, वस्तु को ले जाया गया, ले जाया गया, ऐसा बोला जाए ना, ले जाया गया या लेकर गए, तो यहाँ पर 2 मीटर पुट कर देते। कितना आसान है ना। तो वर्क को समझना बहुत आसान है। क्या है, वर्क को समझना। जूल इसकी एसआई यूनिट है, अर्ग इसकी सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, ठीक है। ए में होता है वर्क, ठीक है, वर्क होता है, ठीक है, इस प्रकार से लिखो, ठीक है, कर लोगे। और 981 अर्ग के बराबर, 981 अर्ग के बराबर। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, कुछ एक है ना। तो ये इस प्रकार से ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि आपको वर्क की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी बच्चों। तो और भी बहुत सारा काम इसमें बाकी है, तो ये पार्ट 1 है हमारा, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसके न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे और भी, और ऐसे करके हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस कहानी समझते चलिए, हमारे साथ साथ चलिए और हमारे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए, और आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियो हम लेकर आएंगे। टिल दैट टाइम, टेक केयर।